सरकार के एक पैनल ने 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में साल 2027 से 4 पहिया डीजल वाहनों पर पूरी तरह बैन लगाने की बात कही है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री के इस पैनल ने अपनी इन सिफारिशों में डीजल के बजाय इलेक्ट्रिक और गैस बेस्ड व्हीकल की बात की है। पूर्व पेट्रोलियम सेक्रेटरी तरुण कुमार की अध्यक्षता वाले इस पैनल ने यह भी कहा है कि साल 2030 के बाद शहरों में ट्रांसपोर्ट के लिए डीजल बसें चलाने की अनुमति नहीं होगी। इनकी जगह शहरों में ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से मेट्रो ट्रेन और इलेक्ट्रिक बसों पर ही निर्भर होगा। कमर्शियल व्हीकल माने ट्रक वगैरह को भी गैस पर शिफ्ट करने की बात कही है। ये सारी कवायद जो है वो नेट जीरो गोल के लिए हो रही है। सरकार पूरी तरह कार्बन एमिशन को शून्य पर ले जाना चाहती है, लेकिन डीजल का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद करने का ये सरकारी प्लान कामयाब कैसे होगा। नमस्कार, मेरा नाम है विकास वर्मा और आप देख रहे हैं मास्टर क्लास, जिसमें आज हम बात करेंगे सरकार के जीरो डीजल यूज के प्लान की। हमारे देश में पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जितना इस्तेमाल होता है उसमें से 40% खपत सिर्फ डीजल की है। ऐसे में 4 सालों में 4 पहिया डीजल गाड़ियों पर कंप्लीट बैन की बात हो या कमर्शियल व्हीकल में नेचुरल गैस से उनको चलाने का लक्ष्य, क्या ये आसान काम है? और अगर है तो क्या कुछ सालों में ही देश डीजल वाहनों से मुक्त हो जाएगा? क्या दूसरे देशों में हर तरह की गाड़ियां डीजल का इस्तेमाल बंद कर चुकी हैं? और क्या BS6 का फेज 2 लागू होने के बाद ऑटो कंपनियों के लिए नई मुसीबत खड़ी होने वाली है? विस्तार से इन सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे। पहले तो ये जान लेते हैं कि सरकार ने आखिर क्या सिफारिश की है। पूर्व पेट्रोलियम सेक्रेटरी तरुण कुमार की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी। कमेटी ने अपनी सिफारिशों को लेकर एक रिपोर्ट तैयार करके ऑयल मिनिस्ट्री को सौंपी थी। मिनिस्ट्री ने यह रिपोर्ट जारी की है। इसमें जो कुछ कहा गया है उसे हम थोड़ा संक्षिप्त में जान लेते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि डीजल से चलने वाले 4 पहिया वाहन जितनी जल्दी हो सके बंद किए जाएं। अगले 5 सालों में यानी साल 2027 तक 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले सभी शहरों और उन कस्बों में जहां ज्यादा प्रदूषण है, डीजल वाले सभी 4 पहिया वाहनों पर बैन लगाया जाए। कमर्शियल व्हीकल्स को भी शॉर्ट टर्म में लिक्विफाइड नेचुरल गैस पर लाया जाएगा। अगले 10 सालों के वक्त में क्लीन फ्यूल पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लक्ष्य को पाने के लिए शहरों में डीजल वाली सिटी बसेस नहीं जोड़नी चाहिए। रिपोर्ट में साल 2035 तक इंटरनल कंबशन इंजन वाले मोटरसाइकिल, स्कूटर और 3 व्हीलर ऑटो को भी हटाने का सुझाव दिया गया है। 4 पहिया गाड़ियों को भी धीरे धीरे इलेक्ट्रिक पावर और एथेनॉल वाले पेट्रोल की तरफ शिफ्ट करने का आग्रह किया गया है। गाड़ियों को इलेक्ट्रिक मोड में लाने के लिए 10 से 15 साल तक CNG को बतौर ट्रांजिशन फ्यूल जो है इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हाइब्रिड और फ्लेक्स फ्यूल वाले व्हीकल को प्रमोट करने के लिए टैक्स लागू करने जैसे तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि साल 2024 में शहरों में सिर्फ उतनी डिलीवरी व्हीकल से यानी छोटे ट्रक वगैरह का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा जो कि इलेक्ट्रिक बेस्ड है। कार्गो ट्रांसपोर्ट यानी माल के सप्लाई वगैरह के लिए रेलवे या फिर गैस से चलने वाले ट्रक के ज्यादा इस्तेमाल का सुझाव दिया गया है। यानी सरकार का इरादा साफ है, वो पेट्रोल डीजल का ईंधन की तरह इस्तेमाल जो है बंद करना चाहती है। लेकिन क्यों? चीन, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बाद भारत कार्बन डाइऑक्साइड का चौथा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है। हालांकि भारत की आबादी के लिहाज से देखा जाए तो प्रति व्यक्ति हमने अमेरिका से 6 गुना और चीन के मुकाबले 3 गुना कम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया है। ये आंकड़े 2019 के हैं, लेकिन स्थापित कर देते हैं कि भारत अमेरिका, चीन या दूसरे औद्योगिक देशों की तुलना में बहुत कम प्रदूषण पैदा करता है। फिर भी भारत सरकार का इरादा नेट जीरो एमिशन का है, यानी जितना प्रदूषण आपने पैदा किया है उतना ही वायुमंडल से सोख भी लिया और हमने प्रदूषण के स्तर को कतई नहीं बढ़ाया। सरकार साल 2070 तक ये लक्ष्य जो लेकर चल रही है उसको पाना चाहती है और उसके लिए सरकार ने कुछ टारगेट भी तय किए हैं, जैसे कि साल 2030 तक देश की 50% ऊर्जा जरूरतों को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे कि सोलर एनर्जी वगैरह से पूरा करना और 2030 तक 100 करोड़ टन कार्बन एमिशन कम करना। और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पेट्रोल और डीजल बेस्ड फ्यूल के इस्तेमाल को कम करने और नेचुरल गैस का इस्तेमाल बढ़ाने की जरूरत है। सरकार चाहती है कि फ्यूल के इस्तेमाल के मामले में
साल 2030 तक नेचुरल गैस की हिस्सेदारी बढ़कर 15% हो सके, जो कि अभी करीब 7% ही है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2040 तक देश में डीजल की मांग अपने चरम पर होगी और उसके बाद ये कम होने लगेगी, क्योंकि तब तक सड़कों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चलने लगेंगे। ये भी कहा गया है कि साल 2030 के बाद घरेलू रसोई गैस की मांग घटने लगेगी और साल 2070 तक ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, क्योंकि तब तक खाना बनाने के लिए पूरी तरह से इलेक्ट्रिक एनर्जी का इस्तेमाल होने लगेगा। लेकिन रिपोर्ट ये भी कहती है कि फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कितनी जल्दी कम होगा, ये मूल रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि ऑटो सेक्टर कितनी तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर शिफ्ट होते हैं। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि नीतिगत आदेशों के जरिए तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ ट्रांजिशन किया जाएगा और रिफाइनरीज को बंद करने और दूसरे उद्देश्यों में इस्तेमाल को गति मिलेगी। बायोफ्यूल और रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन करके कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाएगा। तो पेट्रोल डीजल कम जले और कार्बन वाला काला धुआं हवा में कम घुले, ये अच्छी बात है, लेकिन ये कितना आसान है, वो भी तब जबकि हम डीजल के इस्तेमाल में सबसे आगे हैं। एक अनुमान के मुताबिक हम सभी कार्बन बेस्ड यानी पेट्रो प्रोडक्ट्स में जो है सबसे ज्यादा डीजल का ही इस्तेमाल करते हैं। डीजल की हिस्सेदारी करीब 40% है और भारत के वो शहर और कस्बे जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है, उनकी भी तादाद कम नहीं है। इसलिए इन शहरों और कस्बों में साल 2027 तक डीजल कारों को बंद कर देने की योजना आसान नहीं है। इसे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन से हमने और विस्तार से समझा। आप भी सुनिए। आप जो 10 लाख की बात करते हैं, तो आजकल तो गांव के अंदर भी 10 लाख लोग रहते ही हैं। और ऑन टॉप ऑफ दैट जो आप कह रहे हैं कि 2027 तक ही आप इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो ये तो एक बहुत जबरदस्त फरमान निकाल रहे हैं, जिसके साथ हिंदुस्तान के अंदर एक पैनिक सिचुएशन हो जाएगी और जो इफेक्टेड लोग हैं वो तो सड़कों के ऊपर आ जाएंगे। अब आप देखिए, जिस आदमी ने 20-20, 30-30 लाख रुपए खर्च करे हैं, 1-1 करोड़ रुपए खर्च करा है अभी हाल में, और अगले और साल 2 साल के अंदर, तो वो क्या गाड़ियां सिर्फ 2 साल के लिए या 3 साल के लिए चलाना चाहेंगे और उसके बाद कहाँ पे लेके जाएंगे? हालांकि डीजल कार बनाने वाली कंपनियों ने भी प्रोडक्शन के मामले में अब हाथ खींचना शुरू कर दिया है। मिसाल के तौर पर देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने 1 अप्रैल 2020 से डीजल गाड़ियां बनाना बंद कर दिया है। यह भी संकेत दिया है कि फिर से डीजल सेगमेंट की गाड़ियां बनाना शुरू करने का उसका कोई इरादा नहीं है। इसी तरह टाटा मोटर्स, महिंद्रा और होंडा ने भी 1.2 लीटर डीजल इंजन वाली गाड़ियां बनाना बंद कर दिया है। ये कंपनियां सिर्फ बड़े डीजल इंजन वाली गाड़ियां बना रही हैं। कुल मिलाकर आंकड़ों में बात करें तो साल 2013 में डीजल गाड़ियों की मांग 28% से ज्यादा थी, जो कि अब घटकर करीब 16% हो गई है। तो अब बात उन चुनौतियों की जो डीजल गाड़ियों को बंद करने के रास्ते में आ सकती हैं। डीजल गाड़ियों के बैन पर अभी सिर्फ प्रस्ताव आया है। अगर ये लागू हुआ तो कितना व्यावहारिक होगा, ये बड़ा सवाल है और खासतौर पर हैवी और मीडियम व्हीकल्स के बारे में ये सवाल और भी जटिल हो जाता है। देश भर में सामान के ट्रांसपोर्ट के लिए डीजल बेस्ड कमर्शियल व्हीकल्स जैसे ट्रक वगैरह का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी अनिल सासी की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में डीजल की करीब 87% खपत जो है वो ट्रांसपोर्ट सेगमेंट में होती है और ट्रांसपोर्ट सेगमेंट में ट्रक और बसों की हिस्सेदारी करीब 68% है और देश का करीब 40% डीजल जो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा में बिकता है। अब रिपोर्ट के मुताबिक जैसा सरकार का इरादा है, अगर डीजल ट्रकों को सीएनजी में बदला भी जाए तो उसमें कुछ चुनौतियां हैं। जैसे सीएनजी का इस्तेमाल लंबी दूरी के लिए कैसे करेंगे, ट्रकों की लंबी दूरी के लिए पर्याप्त सीएनजी कैसे ले जाएंगे, ट्रकों में कितना बड़ा गैस टैंक लगाया जा सकता है। एक और बात, डीजल यूं ही हैवी व्हीकल्स के लिए पसंदीदा ईंधन नहीं बना। पेट्रोल इंजन पावर भले जो है ज़्यादा पैदा करे, लेकिन उसकी जो एफिशिएंसी है वो डीजल इंजन के मुकाबले बहुत कम होती है। इसलिए बड़े इंजन के लिए डीजल पसंदीदा फ्यूल है। डीजल इंजन में हाई वोल्टेज स्पार्क प्लग का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए प्रति किलोमीटर कम डीजल की भी खपत होती है। डीजल इंजन टॉर्क भी जो है वो अच्छा देते हैं, माने घूमने की ताकत जो है वो अच्छी होती है, इसलिए भारी वजन ढोने में डीजल से चलने वाले ट्रकों को आसानी रहती है। इस बारे में एक्सपर्ट क्या कुछ कहते हैं वो सुनिए। अब जितनी भी हैवी ड्यूटी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स हैं, आपके
कंक्रीट मिक्सर्स हैं, नॉट ओनली दैट, ये जो आपकी जनरेटिंग सेट्स लगे हुए हैं मेट्रोज के अंदर, ये ऑल रन ऑन डीजल ओनली। और अभी तक हमारे पास कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि हम वो डीजल इंजन को हटा के और सीएनजी के या पीएनजी के या कोई और हम इंजन लगा सकें जिसके साथ उनको उतनी पूरी पावर मिल सके। अब आपने बिल्कुल सही कहा कि टॉर्क डीजल इंजन की बहुत ज्यादा होती है, ऑलमोस्ट डबल देन द पेट्रोल। आप डीजल की पावर्ड की व्हीकल्स को, जैसे आप ट्रक्स एंड हैवी मूवमेंट, हैवी इक्विपमेंट जो चलाती हैं, उनको आप रिप्लेस करना चाहेंगे सीएनजी से और पीएनजी से, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। आप जो एक 100 हॉर्स पावर का जो ट्रक का इंजन है डीजल का, आप उसको रिप्लेस करने के लिए कम से कम नहीं तो आपको 200 या 250 हॉर्स पावर का इंजन लगाना पड़ेगा टू गेट दैट सेम इफेक्ट। डीजल कारों की बात करें तो इन्हें बनाने वाली कंपनियों का तर्क है कि हाल ही में BS6 नॉर्म्स के तहत इंजन बनाने के लिए वो बड़ा निवेश कर चुकी हैं और कार्बन एमिशन कम हो इसके लिए वो BS6 नॉर्म्स को फॉलो कर ही रहे हैं, जिसका फेज 2 भी आ गया है। इसके अमल के लिए भी निवेश हुए और इसके चलते वाहनों की कीमत बढ़ी। ऑयल कंपनियों का कहना है कि BS6 नॉर्म्स के चलते रिफाइनरीज के लिए डीजल में सल्फर की मात्रा कम करना जरूरी हो गया। भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ने भी डीजल को 7% बायोडीजल के साथ मिलाकर बनाने का निर्देश दिया है, जिससे डीजल पहले से कम प्रदूषण करता है। BS6 नॉर्म्स के तहत गाड़ियों के इंजन बनाने की अनिवार्यता के चलते ऑटो सेक्टर पर भी फर्क पड़ा है। कई कारों को इसके चलते डीजल सेगमेंट से बाहर जाना पड़ा है। नए एमिशन नॉर्म्स के तहत जो डीजल गाड़ियां बन भी रही हैं उनकी कीमतें काफी ज्यादा बढ़ी हैं। इस बारे में हम पहले ही मास्टर क्लास में चर्चा कर चुके हैं, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं अगर डीजल सेगमेंट की गाड़ियों की खरीदारी की बात करें तो साल 2013 तक पैसेंजर व्हीकल की रेंज में डीजल कारों की हिस्सेदारी करीब आधी थी। हालांकि डीजल गाड़ियों का मेंटेनेंस जो है पेट्रोल गाड़ियों की तुलना में कुछ ज्यादा रहता है, लेकिन फिर भी डीजल की कीमत का पेट्रोल की तुलना में कम होना लोगों को लुभाता रहा है। लेकिन धीरे धीरे कीमतों का यह फर्क जो है कम होने लगा। नतीजतन डीजल गाड़ियां भी सड़कों से गायब होने लगी। आंकड़ों में बात करें तो साल 2021-22 में डीजल कारों की कुल हिस्सेदारी 20% से भी कम रह गई है। ऑटोमोटिव सेक्टर के जानकारों का मानना है कि डीजल व्हीकल्स पर कंप्लीट बैन में दो दिक्कतें हैं। एक ये कि कार बनाने वाली कंपनियां और ऑयल कंपनियों ने BS5 से BS6 नॉर्म्स के मुताबिक जो है इंजनों को ढालने में भारी पैसा खर्च किया है, जिसका नुकसान होगा। दूसरी दिक्कत कमर्शियल सेक्टर से जुड़ी है, जो पूरी तरह डीजल इंजन वाले हैवी व्हीकल्स पर निर्भर हैं, जिन्हें LNG, CNG और हाइड्रोजन जैसे वैकल्पिक ईंधन पर शिफ्ट किया जाना आसान नहीं है। हालांकि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट का कहना है कि हैवी व्हीकल्स में LNG, डीजल और CNG दोनों को रिप्लेस कर सकता है, जिससे ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम होगा। इस बारे में एक्सपर्ट क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी अनप्रैक्टिकल मूव ऑन द साइड ऑफ गवर्नमेंट। एक तरफ आप टेक्नोलॉजी को इनहेंस कर रहे हैं और आपने BS6 इंप्लीमेंट किया, फिर उसके बाद अब फ्रॉम द 1st of April BS6.2 वो भी इंप्लीमेंट कर लिया। एट द एंड ऑफ द डे आपने ये क्यों किया? क्योंकि आपने पोल्यूशन कम करनी है, आपने एनवायरनमेंट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई यू आर ट्राइंग टू मेक इट मोर वायबल एंड मेक इट श्योर के आपकी इमिशन जो हैं वो कम रहें इन द एग्जॉस्ट। तो ये जो 6.2 आप लेके आए हैं वो इसी के लिए है कि वो आपकी इमिशंस को कंट्रोल करें। तो ये चीजें तो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी द प्रैक्टिकल पॉइंट। प्रैक्टिकल चीज ये है कि आप वो टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने की कोशिश कीजिए, आप भी करिए, मैन्युफैक्चरर्स को भी थोड़ा सा सहायता दीजिए, जिसके साथ हमारे पास ग्रीन टेक्नोलॉजी आ जाए। और वो ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे आपको पता ही है, सारे मैन्युफैक्चरर्स इस वक्त लगे हुए हैं ऑन हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल। So I think the emphasis now should be trying to promote rather than banning things. Banning से कोई आपको solution नहीं निकलेगी। वही solution होगी जो इस टाइम पे NCR के ऊपर है कि 10 साल के बाद आप जो सर्विस क्लास की गाड़ियां
रखे हुए जिन्होंने, उन्होंने, किसी ने 30,000 किलोमीटर चलाई, किसी ने 50,000 चलाई। इट्स लाइक अ ब्रांड न्यू कार। कुल मिलाकर बहस यही है कि प्रदूषण कम करने, जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य पूरा करने के लिए नियमों में सख्ती लाना भर जो है वो काफी नहीं है। तो फिर एक बिजनेस को ही पूरी तरह से बंद कर देना कितना व्यावहारिक होगा? इस बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की मास्टर क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी शिवेंद्र गौरव ने। खबरों को आसान भाषा में समझने समझाने का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।